टुडे आई विल डिस्कस द अनदर चैप्टर ऑफ क्लास 12। तो जो आज हम लोग रीड करेंगे क्या है कि क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो क्या है चैप्टर नंबर क्या है मेरा 7 है। ठीक, तो ये जो चैप्टर है क्या है 7 इवोल्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें क्या करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम क्या हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल जो है इससे कि मोस्टली जो रहता है इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। जो भी नीट एग्जाम हुआ या कोई भी बोर्ड एग्जाम हुआ या कॉम्पिटिटिव, उसमें इसका न्यूमेरिकल्स मोस्टली आते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको अच्छे से रीड करेंगे। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, कैसे फॉलो करता है, कैसे नहीं करता, तो हम अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। क्या जो पहला मेरा क्या कि प्रपोज्ड बाय हार्डी एंड विनबर्ग। हार्डी जो मेरा क्या एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है जो क्या एक मैथमेटिशियन है, और दूसरा जो विनबर्ग है वो क्या मेरा जर्मन साइंटिस्ट है जो क्या फिजिशियन है। ठीक है, तो ये दो साइंटिस्ट मिल के ये जो प्रिंसिपल है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल दिया था, वो कब दिया था, पब्लिश किया था 1908 में। हार्डी एंड विनबर्ग पब्लिश दिस प्रिंसिपल 1908। ठीक है, 1908 में इसको पब्लिश किया। ठीक है, तो ये जो डिफिनेशन इसका अगर हम देखें तो क्या है कि प्रिंसिपल सेज दैट एनी फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन आर स्टेबल कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, जो एलील का फ्रीक्वेंसी रहेगा किसी भी पॉपुलेशन में वो क्या होगा, स्टेबल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कब, जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। किस क्या, एलील का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो और इसको अच्छे से समझने की अगर हम ट्राई करें तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पॉपुलेशन। हम किसको बोलते हैं, जो पॉपुलेशन को हम अच्छे से समझें कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पेसीज लिविंग इन पार्टिकुलर एरिया एंड इंटरब्रीड। कोई भी स्पेसीज का ग्रुप हो सकता है, लिविंग स्पेसीज का, वो क्या कर रहा है एक पार्टिकुलर एरिया में रह रहा है और क्या कर रहा है आपस में इंटरब्रीड कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहा है आप एक पार्टिकुलर एरिया में क्या कर रहा है, रह रहा है और आपस में इंटरब्रीड कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे अगर समझने की ट्राई करें, ये पॉपुलेशन ए है मेरा, ये पॉपुलेशन बी है। यहाँ पे क्या देख रहे कि ये जो पॉपुलेशन है वो क्या होगा, ये वाले इससे इंटरब्रीड कर सकता है, या इससे इंटरब्रीड कर सकता है, या इससे कर सकता है। ठीक है, तो आपस में एक पार्टिकुलर एरिया में स्पेसीज है लेकिन क्या कर रहा है आपस में इंटरब्रीड कर रहा है। कभी ये ए वाला पूरा स्पेसीज क्या कर रहा है, ये बी वाले से भी क्या कर सकता है, इंटरब्रीड कर सकता है। मतलब ये वाला पूरा पॉपुलेशन ये अलग वाले स्पेसीज से इंटरब्रीड कर सकता है, या इससे कर सकता है, या ये इससे कर सकता है। ठीक है, मोस्टली इंटरब्रीडिंग इससे होता है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन है जो क्या एक पार्टिकुलर एरिया में रह के क्या करे, इंटरब्रीड करे, तो उसको पॉपुलेशन बोलेंगे। उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या एक फॉर्मूला है कि हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि P + Q = 1। ये अच्छे से माइंड में बिठा लेना क्योंकि इससे सारा जो न्यूमेरिकल्स है इसी से क्लियर होगा। तो P को हम क्या बोलते हैं, P शो ऑफ वन एलील, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल ए को हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट बोलते हैं। जो डोमिनेंट होता है उसको हम पहले लिखते हैं और किससे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं। अगर Q है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अदर एलील्स, जिसको हम स्मॉल है जिसको क्या बोलते हैं, रिसेसिव बोलते हैं। डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करें तो डोमिनेंट को हम पहले लिखते हैं और रिसेसिव जो रहता है उसको हम बाद में लिखते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो वीडियो अवेलेबल है जेनेटिक्स का, तो वहाँ से आप देख के क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है मेरा P + Q = एक डोमिनेंट रहेगा और एक रिसेसिव रहेगा। जो P है मेरा क्या डोमिनेंट है और Q इक्वल्स जो है मेरा क्या है, रिसेसिव है। P और Q का रेशियो क्या हमेशा होना चाहिए, 1 रहेगा, तो क्या करेगा, फॉलो करेगा हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम समझने की अगर ट्राई करें, अगर 100 पीपल है, 100 पीपल है, अगर हम बी की बात करें तो ये डोमिनेंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर उसकी रेशियो अगर हम बोले परसेंट क्या 0.6 है। अगर Q जो है मेरा क्या रिसेसिव है, रिसेसिव या हम बी वाले को स्मॉल बी को समझ लिए तो क्या है मेरा इसका 0.4 है। तो जब हम इसका देखेंगे पॉपुलेशन का जो रेशियो रहेगा, अगर 1 आ गया, जैसे हम इसको ऐड करेंगे 0.6 + 0.4 = 1 आएगा। अगर यह रेशियो 1 आ रहा है तो हम क्या समझेंगे, या हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, फॉलो कर पा रहा है। ये मेरा क्या पेरेंट जनरेशन है। ठीक है, अगर नेक्स्ट इसका अगर जनरेशन आएगा, जो इसका प्रोजनी आएगा, इस ऑफ स्प्रिंग आएगा, अगर इसमें 100 बेबीज़ है, 100 बेबी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो मेरा एलील रहेगा वो क्या होगा, 200 मेरा एलील रहेगा। 100 बेबी है तो 200 एलील रहेगा। तो हम इसमें क्या देखेंगे, अगर कैपिटल बी और स्मॉल बी है, जो कैपिटल बी है मेरा क्या डोमिनेंट है और जो स्मॉल बी है वो मेरा क्या रिसेसिव है। अगर ये कैपिटल बी स्मॉल बी का अगर रेशियो 1 आ जाए तो हम क्या समझेंगे कि ये अगर 1 आ गया तो हम क्या समझेंगे, ये जो इक्वेशन है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। तो सिंपली इसका मीनिंग यही है कि जो पेरेंट जनरेशन है 100 का और जो मेरा नेक्स्ट जनरेशन इसका प्रोजनी का, तो पेरेंट जनरेशन = नेक्स्ट जनरेशन क्या होना चाहिए। अगर 1 आ रहा है तो हम क्या समझेंगे, ये जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, फॉलो कर पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन है जिसको अच्छे से समझने का अगर हम ट्राई करें
तो अगर हमको निकालना, जैसे ब्लैक है कैपिटल बी, इसको हम ब्लैक आई से डिनोट करते हैं, और ये जो स्मॉल बी इसको हम ब्राउन आई बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसका बोले, अगर कैपिटल बी का रेशियो 0.2 दे दें, अगर हम बोले स्मॉल बी का रेशियो निकालो, तो ये पहले हमको फॉर्मूला अच्छे से माइंड में रखना है। फॉर्मूला से हम क्या कर पाएंगे, अगर एक का दिया हो, अगर हमको दूसरे का निकालना है तो हमें फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे हम क्या देख पा रहे हैं, फॉर्मूला पढ़े, हार्डी-विनबर्ग क्या है मेरा, P + Q = 1, ठीक। तो ये जो P है ये कैपिटल B है, तो हम इससे समझ पा रहे हैं P डिनोट करता है डोमिनेंट को, ठीक है। ये जो P डिनोट करता है डोमिनेंट को, तो हम क्या समझे, ये जो कैपिटल B है वो मेरा कैपिटल B का रेशियो दिया हुआ है 0.2। यहाँ पे हमको किसका पूछ रहा है, स्मॉल b का पूछ रहा है, तो मतलब Q का पूछ रहा है, तो 0.2 किसका रेशियो दिया हुआ है मेरा, कैपिटल B का। तो कैपिटल बी का रेशियो कितना है, 0.2 दिया हुआ है। हमको किसका निकालना है, क्यू का, मतलब रिसेसिव वाले का। तो हम फॉर्मूला क्या है मेरा, P + Q = 1। P का रेशियो 0.2 दिया हुआ है, Q हमको फाइंड करना =1, तो Q अगर हमको निकालना है तो Q इधर आ जाएगा। जब इधर आएगा तो 1 - 0.2 P का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमको Q कितना मिल जाएगा, 0.8, ठीक है। तो P मेरा कितना था, 0.2, और हमको Q कितना मिला, 0.8। जब हम 0.2 और 0.8 को जब हम ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर 1 रेशियो मिल गया तो हम इससे क्या समझेंगे, ये हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो इसका अगर हमको स्मॉल बी का रेशियो दे दे, अगर कैपिटल का निकालना है बोल दें, तो हमको ये फॉर्मूला याद रखना है, P + Q = 1। इससे हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि कहाँ इसका, अगर इसको हम अच्छे से और समझा, जैसे यहाँ पे P + Q = 1, तो जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा मेरा, P² + 2PQ + Q² = 1। जब इसको हम A² + B² + 2AB पढ़े होंगे आप मैथ में, तो क्या होगा, =1 आएगा, ठीक है। तो P जो है मेरा क्या है, डोमिनेंट को शो करता है, ठीक है। P का अगर रेशियो 0.8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या होल स्क्वायर है, तो 0.8 पे होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस है तो 2PQ, ठीक। तो Q का रेशियो मेरा कितना दिया हुआ था, 0.2, तो यहाँ पे क्या 0.2 का होल स्क्वायर, तो 2PQ क्या हो जाएगा, 2P मेरा क्या है, 0.8 है, और Q मेरा कितना है, 0.2 है, तो 2 × 0.8 × 0.2 = 1। तो क्या होगा, जब 8 का स्क्वायर होगा तो 0.64 आएगा। जब इसको 2PQ को अगर हम बात करें तो कितना आएगा, 0.32 आएगा, और 0.2 का अगर होल स्क्वायर हो जाएगा तो 0.4 आ जाएगा। जब हम इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 का रेशियो मिलेगा, कितने का, 1 का। ये जो मेरा 0.064 है, ये क्या मेरा AA है, मतलब होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों मेरा क्या सेम है। और ये जो मेरा 0.32 है, ये मेरा क्या हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक P है और एक Q है, इसलिए इसको हम हेट्रो बोलेंगे, मतलब दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। उसके बाद दोनों डिफरेंट है, तो ये क्या है मेरा 0.2 जो है मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, रिसेसिव है। तो ये दोनों क्या देख रहे हैं कि 0.2 है, जो स्मॉल है, तो ये मेरा क्या होमोजाइगस क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है, ठीक है। तो P + Q पे होल स्क्वायर = 1। अगर हम इससे भी अगर इसको पुट करके अगर देखेंगे तो हमको इसमें भी क्या 0.2 और 0.8 का रेशियो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हम क्या समझेंगे, ये क्या कर रहा है, फॉलो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को कर रहा है। मोस्टली इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ये जो मेरा 2PQ है, इसको हम हेट्रोजाइगस बोलते हैं, ठीक है, हेट्रोजाइगस बोलते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। और यह मेरा क्या डोमिनेंट है P, और यह मेरा जो Q है, ये मेरा क्या रिसेसिव है, ठीक है। ऑल पॉइंट्स क्लियर। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो क्या करता है, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को होने नहीं देता है, ठीक है। जैसे फैक्टर की अगर हम बात करें, चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पीसीज, ये जो सारे फैक्टर्स वो क्या करेगा, जो जीन का फ्रीक्वेंसी रहेगा उसको चेंज कर देता है, ठीक है। जो पहला फैक्टर मेरा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको म्यूटेशन बोलते हैं, दूसरा माइग्रेशन, तीसरा जेनेटिक और चौथा सिलेक्शन। और भी इसका फैक्टर्स है, मोस्टली उसको अच्छे से अगर रीड करना है तो आप बुक्स में पढ़ सकते हैं। मोस्टली हम इसको कवर करेंगे कि म्यूटेशन पहला क्या है। जो म्यूटेशन है एक बहुत ही यूज़फुल भी होता है, कभी कभी हार्मफुल होता है। म्यूटेशन जनरली क्या होता है कि रैंडम लेस होता है, मतलब इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। क्या होता है, डायरेक्शन लेस होता है, किसी भी डायरेक्शन में म्यूटेशन हो सकता है। अगर किसी जीन में म्यूटेशन हो गया, DNA में होगा, तो क्या होगा, उसका जो जीन का जो उसका प्रोजनी रहेगा उसमें क्या होगा, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इट इज़ अल्टीमेट सोर्स, ये क्या है, अल्टीमेट है, और क्या रैंडम है, मतलब कभी भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर म्यूटेशन हो गया जीन में तो क्या होगा, उसका जो जीन का फ्रीक्वेंसी रहेगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जब जीन का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो क्या होगा मेरा,
जो मेरा हार्डी विनगर प्रिंसिपल है वो क्या करेगा, फॉलो नहीं होगा, उसको अफेक्ट करेगा। दूसरा क्या, माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब क्या कि एक जगह से दूसरे जगह चले जाना। इसमें दो टर्म इंपॉर्टेंट, एक है इमाइग्रेशन, एक होता है इमाइग्रेशन। तो इमाइग्रेशन में क्या होता है कि आदमी क्या कर रहा है, दूसरे जगह से वापस आ गया। और इमाइग्रेशन में क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह सेटल हो जाना, फिर वहाँ से रिटर्न आ जाना, तो उसको हम क्या इमाइग्रेशन बोलेंगे। और जहाँ हम जा रहे हैं तो हम माइग्रेशन बोलेंगे, इमाइग्रेशन। तो क्या होता है, इससे भी हमको क्या मिलता है कि डिस्टर्बेंस क्या इसमें देखने को मिलता है, जीन पूल में। जो पीपल का जो क्या है जीन है, वो क्या होता है, आना, एक जगह से दूसरे जगह सेटल होना, फिर आना, तो क्या होता है उसमें भी हमको डिस्टर्बेंस जीन में देखने को मिलता है। अगर ये देखने को मिलेगा तो क्या होगा, मेरा हार्डी विनवर प्रिंसिपल पे इफेक्ट पड़ेगा। और उसके बाद क्या है कि तीसरा मेरा क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट हम क्या देखेंगे कि अचानक कोई आपदा आ गया, होता है ना कि जैसे कभी पहाड़ निकल गया, कोई सुनामी आ गया, तो क्या होता है कि अगर मान के चलो बहुत सारा स्पेसीज़ है यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे स्पेसीज़ ऑर्गेनिज्म का, अगर कोई यहाँ पे सुनामी आ गया, कुछ आ गया, तो क्या होगा, अगर पहाड़ निकल गया तो क्या होगा, एक स्पेसीज़ इधर चला जाएगा, एक स्पेसीज़ इधर आ जाएगा, ए और बी। लेकिन पहले क्या था, दोनों एक ही स्पेसीज़ था, लेकिन क्या होता है यहाँ पे ब्रेक होने से क्या होगा, दोनों अलग हो गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो कुछ क्या होगा, उसका जो जीन फ्रीक्वेंसी है, तो क्या होगा, यहाँ का अलग इन्वायरमेंट मिलेगा, यहाँ का अलग मिलेगा, तो क्या होगा, वहाँ पे जाके ये क्या अलग हो जाएगा, और यहाँ पे जाके इसका जीन फ्रीक्वेंसी मतलब अलग अलग हो जाएगा। लेकिन पहले दोनों क्या था, सेम ही था। लेकिन यहाँ पे अगर माउंटेन या कोई भी चीज़ ब्रेक करने से तो क्या होगा, एक ही स्पेसीज था, लेकिन दोनों में अब क्या देख रहे हैं कि जीन का फ्रीक्वेंसी अलग है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट यही है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील स्मॉल पॉपुलेशन में लॉस पार्टिकुलर एलील। मतलब क्या होता है कि चेंज हो जाएगा जीन का फ्रीक्वेंसी का, कब, जब जेनेटिक ड्रिफ्ट है। अगर इससे भी हमको क्या मिलता है, हार्डी विनवर प्रिंसिपल को यह भी इफेक्ट करता है। तो लास्ट मेरा क्या, सिलेक्शन। एक सिलेक्शन होता है जो नेचर सेलेक्ट करता है, और दूसरा क्या होता है, आर्टिफिशियल जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जो नेचुरल सिलेक्शन जिसका होता है, ठीक है, किसी भी स्पेसीज का अगर नेचुरल सिलेक्शन होता है तो क्या होगा, वही नेचर में सर्वाइव कर पाता है। जैसे क्या देख रहे हैं, इन्वायरमेंट प्ले रोल अफेक्टिंग द पोजीशन ऑफ जीन इन पॉपुलेशन। अगर नेचर ने किसी स्पेसीज को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा वो नेचर में। अगर वही नेचर ने अगर किसी स्पेसीज को क्या क्या सेलेक्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, तो उसका जो जीन का फ्रीक्वेंसी रहेगा, मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है क्या वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सिलेक्शन दो तरह का होता है, एक नेचुरल जो होता है क्या होता है, नेचर के द्वारा होता है, दूसरा मेरा क्या है, आर्टिफिशियल है। जैसे एक एग्जांपल जैसे हम समझ सकते हैं कि डायनासोर था, पहले क्या था, उसको नेचर ने क्या क्या सेलेक्ट नहीं किया, तो नहीं किया तो क्या हुआ, आज हम उसका जो भी जो प्रोजनी है उसका क्या होता है, आज हमको देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि उसका नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ। आर्टिफिशियल में क्या होता है, द ब्रीडर सेलेक्ट डिजायर्ड क्वालिटी। आर्टिफिशियल में क्या होता है कि जो हमको डिजायर क्वालिटी चाहिए, जो अच्छे वाले चाहिए, तो हम उसको सेलेक्ट करके क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होता है, क्वांटिटी, डिजायर क्वांटिटी को क्या कर पाते, इंक्रीज कर पाते, कब, आर्टिफिशियल में। तो यह फैक्टर इफेक्टिव माइंड में रखने की म्यूटेशन है, माइग्रेशन है, जेनेटिक और सिलेक्शन, ये सारे पॉइंट्स जो है क्या करता है, फैक्टर इफेक्ट करता है हार्डी विनवर प्रिंसिपल को। तो इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि इसका फॉर्मूला P+Q अगर 1 आ रहा है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो ये क्या करेगा, हार्डी विनवर प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। अगर पॉपुलेशन स्पेसीज का अगर फ्रीक्वेंसी स्टेबल है, कांस्टेंट है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तो ये क्या करे, हार्डी विनवर प्रिंसिपल को फॉलो कर पाएगा। तो ये फॉर्मूला अच्छे से माइंड में रखना। और ये जो थ्योरम है हार्डी विनबर्ग ने दिया तो 1908 में, ये